हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में वेग समीकरण, वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी थी, है ना। अगर इसके पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सवालों की क्लियरिटी आपको करनी है तो उसको देखना ही पड़ेगा, है ना। उसमें मैंने आपको बहुत सारे हर प्रकार के सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है, किताब में जो सवाल दिए गए हैं उनको मैंने सॉल्व करवाया था। तो उसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि और कोटि के आधार पर अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। खुशी की बात तो यह है कि आपके 12th लेवल पर द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया नहीं दी गई है। आपको केवल फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया तक पढ़ना है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया तक पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। वो आपको ग्रेजुएशन वगैरह में मिलता है वहां पर, है ना। चलिए, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। यानी यहां पर क्या है कि कोटि कब कितनी होगी, तो शून्य होगी, 0, यानी n की वैल्यू, n होता था अभिक्रिया की कोटि, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। देखिए लिखा हुआ कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखी है ना। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये डेफिनेशन काफी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, लेकिन अगर आप एक शब्द में, एक लाइन में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग या जिनकी दर, है ना, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग या जिनकी दर, अगर दूसरे शब्दों में परिभाषा को कहा जाए तो ऐसे ही परिभाषा बनेगी कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग या जिनकी दर अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है ना। अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये भी परिभाषा बन सकती है। तो आपको किताब सीरीज में देखेंगे तो अलग अलग बहुत सारी डिफिनेशन मिल सकती हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पर तो ये लिखी हुई है। अब देखिए एक एग्जांपल लिखा है, यहां पर अमोनिया है, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया थी। ये रिएक्शन को पलट करके लिखा गया, रिवर्स करके लिखा गया। एक रिएक्शन आपको दी गई है यहाँ पर, है ना। तो ये अभिक्रिया आपको दी गई है और इस अभिक्रिया में अब आपको करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण लगा देनी है। इस पर शून्य कोटि अप्लाई कीजिए, देखिए ये कैसे बनेगा, है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर R लिखा, ये है अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया का दर, समानुपाती किसके होता है, तो अभिकारकों की सांद्रता के, है ना। चलिए समानुपाती का सिंबल लगाइए और यहां लगाइए सांद्रता का सिंबल। ये सांद्रता का सिंबल लगाया और यहां पर क्या है, NH3 है, अमोनिया, ये लिख दिया। लेकिन अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है ना, तो यहां पर हम क्या लिखते थे, यहां पर लिखते थे अभिक्रिया की कोटि n, तो इस n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो यहां से ये सिंबल हटाएंगे समानुपाती का, तो एक ज्ञातांक आ जाएगा, तो के हो गया। NH3 है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो NH3 लिख दिया, ठीक। उसके बाद n की वैल्यू कितनी होगी, तो अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसका मान यहां पर कितना होगा, 0। और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो R इज इक्वल टू के, और इसकी इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, के मिल जाएगा। देखिए यहां से देखिए R किसके बराबर आ गया, के के बराबर आ गया। के क्या है, वेग स्थिरांक। तो यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का जो वेग है वही वेग स्थिरांक के बराबर होता है ना। मैंने आपको वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखाई थी, है ना, कि इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, मैंने आपको लिखाया था कि जो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग ही है वही उसका क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। ये बात कहां सिद्ध हुई है, ये बात सिद्ध हो रही है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया से, है ना। तो आप डायरेक्ट भी एग्जांपल में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूरा स्टेप आपको करके दिखा दिया है समीकरण के लिए। मान लिया ऐसे ही कोई और समीकरण आपको दे दी जाए और वहां पर आपसे कह दिया जाए लिखने के लिए, है ना। चलिए, जैसे मैं आपको इधर बता देता हूं, इस साइड में एक रिएक्शन और मैं आपको बता देता हूं। जैसे ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, यानी यहां पर ले लिया H2 और प्लस क्या है, Cl2,
अल्ट्रावायलेट लाइट यानी सूर्य का प्रकाश है HNu, ऊपर लिखा हुआ है। इससे बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, ये बनेगा। अब ये रिएक्शन आपको दी गई और इसके लिए कहा गया कि आप शून्य कोटि की अभिक्रिया इस पर समीकरण लगा करके बताइए। इसके लिए अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो आप इसके वेग समीकरण को लिखिए, है ना। मान लिया दे दिया गया आपके सवाल में, पेपर में कहा गया कि ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो आप इसके लिए वेग समीकरण लिख करके दिखाइए, है ना, या वेग व्यंजक लिख करके दिखाइए, या वेग नियम लिख करके दिखाइए। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ऐसे, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे उसके लिए भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर, आर क्या है? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग है, ठीक। उसके बाद अब ये समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा? तो अभिकारकों की सांद्रता के। अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब ये अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तब फिर बात ही न करिए, है ना, करने की इसको फिर छोड़ दीजिए। तो ये है आपका अभिकारक, एरो के बाईं साइड में जो लिखा वो अभिकारक, एरो के दाईं साइड में जो लिखा होता है आगे वो क्या होता है आपका उत्पाद। तो ये दोनों अभिकारक हैं, है ना, इनके समानुपाती होगा। तो चलिए समानुपाती का सिंबल लगाइए, समानुपाती का सिंबल हो गया। कौन है? तो हाइड्रोजन है, पहला अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन है। चलिए लिखिए, तो पहला हाइड्रोजन आपका अभिकारक है। दूसरा अभिकारक कौन है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन लिख दीजिए। और ये क्या है? ये सिंबल किस चीज का है? सांद्रता का सिंबल है, सांद्रता के समानुपाती होता है ना, तो ये सांद्रता का सिंबल लगाया। अब इसके अंदर अभिकारक को लिखिए, कौन है आपका? तो क्लोरीन है, Cl2। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। ये हाइड्रोजन आपका अभिकारक था, ये हाइड्रोजन की सांद्रता लिखिए, ये क्लोरीन की सांद्रता लिखिए। और इनकी किस पावर पर डिपेंड करेगा? इनकी शून्य घात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बता दिया गया कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं, है ना, या उसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पर क्या है? यहां पर हम 0 लगा लेंगे और यहां पर 0, दोनों जगह 0 लगा लेंगे। और किसी की पावर 0 हो तो वहां पर क्या हो जाती है? वैल्यू इसकी 1, है ना। चलिए, तो R लिखा। अब ये समानुपाती का सिंबल हटाया तो एक नियतांक आ जाएगा। कौन नियतांक आएगा? वही K, वेग स्थिरांक, ठीक। तो यहां पर लगाया K, है ना। और इनकी सबकी वैल्यू देखिए क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। किसी की पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1। इसमें भी क्या होगा आपका? 1। तो 1 × 1। अब ये पूरा गुणा कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? R बराबर K। देखिए वही आया जो इस समीकरण में आया था कि अभिक्रिया की दर जो है वो वेग स्थिरांक के क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं। तो दोनों समीकरण से या दोनों एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण की दर होती है, अभिक्रिया की दर होती है, वो वेग स्थिरांक के क्या होती है? बराबर होती है ना। सीधा सीधा वेग स्थिरांक डिपेंड करता है अभिक्रिया की दर या वेग पर। अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर घटेगी तो वेग स्थिरांक घटेगा। सीधे से डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो अगर एग्जाम में डिफिनेशन आती है तो आप ये डिफिनेशन लिख देंगे और इसका कोई एक एग्जाम्पल, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे एग्जाम्पल, जो आप कर सकें, उसको लिख दीजिएगा, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसकी एक समाकलित वेग समीकरण होती है, उसका डेरिवेशन मैं आपको करवाता हूं। ये देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो समाकलित वेग समीकरण है वो किस प्रकार से डिराइव की जाती है, कैसे व्युत्पत्ति उसकी की जाती है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जनरलाइज इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी समीकरण, कोई भी अभिक्रिया ले लेते हैं, जो भी आपके समझ में आए वो ले सकते हैं। सबसे आसान जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है वही मैं आपको लेकर के समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ले लिया R और एक ले लिया P, है ना। R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। ये एक रिएक्शन को ले लिया। अब क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आप वेग समीकरण लिखेंगे इसकी, है ना। अब छोटी सी बात ध्यान करिए करिएगा कि यहां पर हमें समाकलन करना है और समाकलन में हमें क्या करना होगा, समाकलन करने के लिए इसका तात्क्षणिक वेग लिखना होगा। अब ये तात्क्षणिक वेग कैसे लिखा जाता है वो ही मैंने आपको बताया है कि नहीं। तो वेग या दर जो इसकी लिखी जाएगी वो तात्क्षणिक वेग के टर्म में लिखा जाएगा, है ना। चलिए तात्क्षणिक वेग में हम क्या करते हैं, डी लगाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बाहर एक माइनस भी लगाइए। तो कौन है आपका, आर है, तो ये लिख दिया डी आर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी। इतनी बात तो समझ में आई होगी। ये क्या है, तात्क्षणिक वेग है। ये देखिए तात्क्षणिक वेग मैंने आपको लिखना बताया, तात्क्षणिक वेग कैसे लिखा जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है कि ये कर देंगे समानुपाती, है ना। पूरी बात मैं आपको बता ही देता हूं। तो ये डी आर अपॉन डी टी हो गया। ये क्या है, तात्क्षणिक वेग है। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम
स्मॉल आर का यूज कर सकते थे, है कि नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर समाकलन करना है, इसलिए मैंने डी आर अपॉन डी टी को लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए तो इसको देखिए क्या है, अब ये सिंबल हटाएंगे तो फिर नियतांक आएगा एक, किसके समानुपाती होगा, तो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक कौन है, ये आपका आर है ना। चलिए लिख लेते हैं इसके लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, और ये आपका ये हो जाएगा, तो यहां पर कर लेते हैं इसको हम आर और ऊपर लिख लिया एन। ये तो समझ में आपको आया होगा, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो देखिए ये है अभिक्रिया का वेग और ये समानुपाती है किसके, अभिकारक की सांद्रता के, ऊपर क्या लिखते हैं कोटि, है कि नहीं। चलिए तो ये सिंबल हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा वही के, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी बराबर, ये हटाएंगे नियतांक के आ जाएगा, तो चलिए के लिख लेते हैं। उसके बाद अब यहां पर देखिए n की वैल्यू कितनी होगी, तो अभिक्रिया शून्य कोट की पड़ रहा है ना, तो n का मान कितना होगा 0, तो यहां पर 0 लिख देते हैं, है कि नहीं। और किसी की पावर अगर 0 तो उसका मान कितना होता है 1, यानी r की वैल्यू यहां पर खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी, इतना समझ में आया। यहां पर देखिए क्या है आपका के, इधर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो k का 1 से गुणा हो जाएगा, यहां वैल्यू 1 होगी 1, तो k का 1 से गुणा हो जाएगा तो k ही रहेगा, है कि नहीं। इतना तो समझ में आया होगा। ये अभिक्रिया की दर है, ये कौन सी दर लिखा है, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर लिखा है मैंने, समानुपाती दिखाया अभिकारक की सांद्रता के पावर में n, पावर में अभिक्रिया की कोटि लिखी जाती है, यहाँ पर n लिखा, और किस कोट की अभिक्रिया है, तो शून्य कोट की, तो n का मान कितना हो गया 0, है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो k हो गया, r की पावर 0 हो गया, उसके बाद ये लिखा, और ये किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है कि नहीं। तो यहां पर इसकी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, तो k का 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कर लिया हमने डी आर बराबर, माइनस का सिंबल उधर भेज दीजिए, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का सिंबल चाहे इधर भेज दीजिए या दोनों पक्षों में माइनस से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस के डी टी, यहां पर आपको समझ में आया, ये डी टी का उधर क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी उधर चला गया तो के डी टी हो गया, मल्टीप्लाई किया है। बाकी ये आप माइनस का सिंबल यहां पर लगा लेंगे, तो माइनस का सिंबल लगाने का मतलब ये है कि यहां पर क्या होता है, आप इस जगह पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर या माइनस कॉमन लेने पर, है ना, एक सिंबल माइनस का लगा देंगे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के डी टी लिखा है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहीं पर हमें समाकलन करना है ना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में उपयुक्त सीमा में समाकलन करने पर, है ना। चलिए हाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, है ना, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। और कब समाकलन करेंगे, देखिए समाकलन में देखिए जो लिखा हुआ है आपका डी के सफिक्स में आर है, तो इसके समक्ष समाकलन होगा, यहां पर जो टी लिखा है ये इसके समक्ष समाकलन होगा, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। लेकिन कैसे समाकलन करेंगे, तो समाकलन के लिए देखिए ध्यान करिए, ये एक अभिक्रिया है, तो यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको इस साइड में बता देता हूं, है ना। समाकलन करने पर, अब समाकलन में होता क्या है, तो समाकलन में आपको प्रारंभिक यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखनी होती है। मैथ अगर आपने लिया होगा 12th क्लास में तो आपको पता होगा, समाकलन जब करते तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखा जाता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए समाकलन करने पर तो कैसे समाकलन करना होगा, तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, है ना। देखिए जब समय आपका 0 रहा होगा, है ना, यानी t बराबर समय 0 है, तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है ना, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आपकी रही होगी r0, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक। उसके बाद देखिए जब समय आपका t बराबर t हो गया होगा, तो जो अभिकारक की सांद्रता है वो rt हो गई, ये है, यानी ये जब समय 0 रहा तो सांद्रता अभिकारक की कितनी है r0, जब समय t बराबर t रहा तो rt हो जाएगा। या यहाँ पर अगर आप केवल कैपिटल R लिखना चाहें तो कैपिटल R भी लिख सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और अगर t लिखना चाहें तो t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है कि नहीं। आप चाहे यहाँ rt लिख लीजिए और चाहे न लिख लीजिए, क्योंकि अंतर तो देखिए हो ही गया,
है कि नहीं। यहाँ पर r 0 है, यहाँ पर r हो गया। ये t बराबर t समय पर सांद्रता कितनी है, r है कि नहीं। तो ये हो गया। देखिए अब क्या करना है, तो अब इसी सीमा को लेकर के यहाँ पर जो समाकलन किया था उसी में लिख देना है। चलिए मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिए समाकलन का ये सिंबल लगाया, ये समाकलन का सिंबल है। कौन लिखा है, तो डी आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डी आर लिख दिया। अब जो यहाँ पर डी के साथ में लिखा हुआ है, जो डी के पास में लिखा हुआ है, उसी की लिमिट लगाई जाती है, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है ना। तो लोअर लिमिट देखिए क्या है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इसके साथ लिखा है उसी की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। तो पहले हमें लोअर लिमिट लिखना है। लोअर लिमिट का मतलब प्रारंभिक मात्रा नीचे, अपर लिमिट का मतलब बाद की मात्रा, बाद की वैल्यू, ठीक। तो प्रारंभिक मात्रा देखिए कितनी है, r0। जो d के साथ है उसके उसका लिखा जाएगा। देखिए d के साथ यहाँ कौन है, r, तो यहाँ पर r वाली वैल्यू लिखिए। तो r की पहली वैल्यू क्या है, r0 है, तो यहाँ पर कर दिया r0, यानी ये प्रारंभिक मात्रा है। अपर लिमिट का मतलब बाद की मात्रा, अंतिम मात्रा, तो अंतिम मात्रा कितनी है, r है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये r लिख लिया, है ना। और इनको ब्रैकेट के अंदर अगर लिखना चाहे तो ब्रैकेट के अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सांद्रता ही तो है दोनों, तो इनको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं दोनों के, ये सांद्रताएं हैं, उनको लिख सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर कर लिया, ठीक। तो यहां पर मैंने r0 लिख लिया और ये r लिख लिया। आप देखिए बराबर इधर समाकलन का सिंबल लगाइए। यहां पर कौन है, k dt, तो ये देखिए यहां पर मैंने लिख लिया k dt, ये किया, ये समाकलन का सिंबल है। अब यहां पर देखिए कौन d के साथ है, t, यानी समय है। तो समय देखिए क्या है, प्रारंभिक समय आपका 0 है और बाद का समय आपका कितना है, t है। तो प्रारंभिक समय या लोअर लिमिट कितनी होगी, तो प्रारंभिक समय, लोअर लिमिट का मतलब प्रारंभिक समय कितना है, 0 है। अपर लिमिट का मतलब बाद का समय कितना है, तो t है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए समय 0 है और ये t है कि नहीं। k नियतांक है, k कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा नियतांक है तो बाहर आ जाएगा। चलिए एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपका ये हो जाएगा डी आर और नीचे होगा आपका आर नॉट और ऊपर होगा आर, है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, के आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा 0 और ये लिखा टी, अंदर क्या होगा आपका डी टी, ये हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे, है ना, समाकलन में। अब जब वैल्यू लिखी जाएगी तो अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कि डी आर, है ना। अपर क्या है, तो आर है आपकी, अपर वैल्यू कितनी है, तो ये आर है। और उसके बाद लोअर कितनी है, तो आर। पर देखिए क्या है, ये मैंने सिंबल हटाया समाकलन का। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सिंबल लग गया मॉड का। तो यहाँ पर r0 है, यहाँ पर आपका r है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। उसके बाद बराबर माइनस के तो आपका बाहर ही है और अंदर क्या है आपका dt। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर हम कर देंगे आपका t और यहाँ पर 0, ये आपका हो गया, देखिए है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसमें क्या करना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है कि नहीं। तो चलिए उसको मैं लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए क्या है कि स्पेस तो मेरे पास है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं इसको जो है आपको आगे सॉल्व करवा देता हूं। चलिए तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसी के आगे मैं आपको इस साइड में सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि जगह थी नहीं इसलिए मैंने इसको यहाँ से इरेज किया है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो जो हमें दिया गया है उसी को हमें रख करके, अब देखिए डी तो हट जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर माइनस आर नॉट, देखिए यही बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर माइनस आर नॉट हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाइए, इस साइड में देखिए क्या है, ये माइनस का आपका के रहेगा, यानी ये आपका के हो गया। और ये क्या होगा, टी माइनस 0, तो इसको लिख सकते हैं आप टी माइनस 0, ये ब्रैकेट लगा दिया है ना। ऊपर अपर लिमिट क्या है, टी है और ये क्या है 0 है, तो टी माइनस 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर है और आर 0 है, ये क्या है आपका माइनस के टी हो जाएगा, होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये की से टी हो जाएगा तो माइनस का के टी। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है। चलिए रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए r0 उधर चला जाएगा तो r बराबर क्या बनेगा, r बराबर
के टी प्लस आर नॉट बन जाएगा, है ना, ये देखिए बनेगा आर नॉट। उसके बाद अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, के टी इधर ले आइए और इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा के टी हो गया बराबर ये आर नॉट है, ठीक। उसके बाद ये आर उधर चला गया तो ये माइनस आर। अब देखिए यहां से आपको के निकालना हो अगर, है ना, तो अगर के निकालना है तो के बराबर कितना हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब देखिए ये दोनों सांद्रताएं हैं तो सांद्रता का सिंबल भी लगा सकते, तो यहां पर इस जगह पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर सांद्रता का सिंबल लगा देंगे, ये आपका सांद्रता का सिंबल लगा दिया यहां पर, है कि नहीं। तो यहां पर इस प्रकार से क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, यानी आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, है ना। ये हो जाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, लेकिन मैंने वो बताया जो एनसीईआरटी किताब में आपकी लिखा हुआ है कि नहीं, वहां पर आर वगैरह ही यूज किया गया है, तो इसलिए मैंने आपको आर बताया। बहुत जगह पर देखेंगे आपको ए जीरो माइनस ए लिखा हुआ मिल जाएगा, अपॉन टी मिल जाएगा, है ना, उस तरीके से भी मिल सकता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब एक इसके बाद एक चीज और देखिए, यहां पर क्या है, आर जीरो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। तो अगर आर जीरो की वैल्यू यहां पर देखिएगा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यदि आर जीरो बराबर क्या हो जाए, ए हो जाए, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाए, ए, है ना, और बाद की सांद्रता आर बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स। अगर प्रारंभिक सांद्रता आर बराबर ए तो बाद की सांद्रता कितनी होगी, ए माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो आर जीरो बराबर है ए और आर बराबर कितना होगा, ए माइनस एक्स। भाई बाद की सांद्रता कुछ खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी, तो कितनी खत्म होगी, एक्स खत्म होगी, यानी एक्स वियोजित हो गई, है ना। अब ये दोनों वैल्यू क्या करिए, ये दोनों वैल्यू आप इस समीकरण में रख दीजिए, तो देखिए के इज इक्वल टू आर जीरो की वैल्यू कितनी है, तो ए है, आर की वैल्यू कितनी है, ए माइनस एक्स है, ये है, और नीचे आपका क्या है टी, तो ए से ए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये देखिए आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पर देखिएगा, तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा, x अपॉन टी, है ना। तो कहीं कहीं आपको k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, यहां पर मैंने समाकलन किया था, है ना। पिछला साइड तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग लिखा है, दर लिखा है। उसके बाद यहाँ t बराबर जीरो समय, t बराबर जीरो समय पर सांद्रता कितनी है, आर जीरो, t बराबर टी समय पर जो सांद्रता है वो कितनी है, कैपिटल आर है। यहाँ आर टी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है कहीं पर, ठीक। उसके बाद समाकलन का सिंबल लगाया, यहां से समाकलन जब करेंगे तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी, लोअर का मतलब है प्रारंभिक और अपर का मतलब है अंतिम। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, आर जीरो, अंतिम सांद्रता कितनी है, आर है। उसके बाद यहां पर देखिए प्रारंभिक समय कितना, देखिए यहाँ डी के साथ जो है, जो डी के साथ है उसी के सापेक्ष अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगेंगी। देखिए यहाँ डी के साथ कौन था, आर, तो यहाँ पर आर की लोअर लिमिट, आर की अपर लिमिट। यहाँ डी के साथ कौन था, टी, तो यहाँ पर टी की लोअर लिमिट और टी की अपर लिमिट, यानी टी का पहला मान और अंतिम मान। तो टी का पहला मान कितना है, टी का पहला मान जीरो है, पहले समय जीरो था, उसके बाद अंतिम मान कितना हुआ, टी हो गया, तो यहां रख दिया। अब इस सिंबल को यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज किया है कि के को माइनस बाहर ले लिया, एक स्टेप वैसे ही लिख दिया। उसके बाद समाकलन का ये सिंबल हटाएंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये मॉड का सिंबल लगा दिया, डी आर, आर से आर जीरो, यानी आर जीरो से आर जीरो, ये माइनस के ले लिया, डी टी हो गया, जीरो से टी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आर माइनस आर जीरो हो गया बराबर के माइनस का के यहाँ पर लिखा हुआ है, टी से टी से जीरो हटा देंगे तो टी माइनस जीरो लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक टी माइनस के टी हो जाएगा, और ये आप कैसे हो जाएगा। उसके बाद इसको पक्षांतर कर लिया, देखिए यहाँ पर के टी है, इसको उधर लेकर के गए तो आर जीरो प्लस का हो गया। उसके बाद आर बराबर माइनस के टी और प्लस आर जीरो हो गया। उसके बाद देखिए के टी बराबर, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए तो आर जीरो माइनस आर कर लिया। के बराबर निकालना चाहे तो के बराबर क्या होगा, देखिए टी उसके अपॉन में चला जाएगा तो आर जीरो माइनस आर अपॉन टी। अब ये सांद्रता का सिंबल लगा दिया है, बस इतना अंतर किया है। हो सकता है कि सांद्रता का सिंबल आपको ना लगा हो मिले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सांद्रता का सिंबल लगा लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि सांद्रता के लिए ही समीकरण आपकी निकाली जा रही है। तो ये होती है आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, है ना। आप क्या करिए कि आप इसको एक बार दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा दोबारा देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, खुद भी एक बार प्रैक्टिस करिए। इसको जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। अब मैं इसके लिए आपको ग्राफ बता देता हूं जो आपकी किताब में आपको बना हुआ
मिल जाता है। उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, हालांकि ग्राफ कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। तो देखिए समीकरण लिखी हुई कि आर बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो, अभी मैंने आपको डिराइव करवाया है पीछे, है ना। एक समीकरण में आपका ये आया तो वहीं से मैंने 20 से वैल्यू इसकी उठाई है ना। तो अब देखिए इसकी तुलना हम क्या करेंगे कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना, यानी इसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर एक लाइन लिख लेंगे कि इस समीकरण की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर। और जब इससे तुलना करेंगे इसकी तो होगा क्या, देखिए मैथ में भी आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ जो आपका होता है वो इस प्रकार से बनता है ना। यहाँ पर ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। उसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो होता है प्रारंभिक बिंदु, है ना, उसको हम कहते हैं, जो ग्राफ का है वो स्लोप। तो अगर इसका ये स्लोप, इसको प्रवणता या ढाल भी बोलते हैं, अगर ये नीचे की ओर है ना, तो यहाँ पर जो इसका ढाल होता है वो m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो m होगा वो कितना होगा, निगेटिव, यानी m की वैल्यू अगर कहीं पर निगेटिव आती है माइनस में, तो ये जो लाइन बनेगी इसका जो स्लोप होगा, शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यानी यहाँ पर कोई भी चीज क्या हो रही होगी, घट रही होगी। तो कभी भी m का मान अगर माइनस में आएगा तो हमेशा इस लाइन को क्या करेंगे, नीचे की ओर बनाएंगे। इसका उल्टा देखिए, यहां पर क्या है, x ले लिया, यहां पर ये हमारा क्या है y, यानी ये x अक्ष, ये y अक्ष। अगर मान लिया कहीं भी आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ हो, है ना, तो इस यहां पर जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। यानी कहीं पर आपके ग्राफ बढ़ रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा हो, तो यहां पर जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है कि नहीं, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर, और ये क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होता है ना। तो देखिए यहां पर ये है आपका, देखिए इस समीकरण से अगर तुलना करेंगे तो y अक्ष पर देखिए क्या आएगा, y अक्ष पर आपका r आएगा। देखिए y अक्ष पर कौन है, r है। m की जगह पर देखिए कौन है, तो ये देखिए m की जगह पर जो आपका है, m की जगह पर आपका कौन है, तो माइनस का k है। x की जगह पर देखिए आपका कौन है, तो x की जगह पर आपका t है, यानी x अक्ष पर समय आएगा। उसके बाद देखिए c क्या होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु, है ना। तो c की जगह पर देखिए क्या आया है, c की जगह पर आया है r0। तो इस समीकरण की सहायता से हम जहां जहां पर ये लिखे हुए हैं इनकी जगह पर इन अक्षरों का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए मैं बना करके बता देता हूं आपको। तो देखिए y अक्ष पर क्या आया है, तो y अक्ष पर कैपिटल R आया है। कैपिटल R क्या है, तो कैपिटल R है बाद की सांद्रता, अंतिम सांद्रता, है कि नहीं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, y अक्ष पर कैपिटल R लिख देंगे। ये तो समझ में आया होगा, y अक्ष पर कौन है, y अक्ष पर कैपिटल R आया। उसके बाद m की जगह देखिए कितना है, माइनस वैल्यू आई के, यानी m की जगह पर देखिए क्या आया, माइनस के आया है। तो मैंने बताया कभी भी अगर m की वैल्यू माइनस में होगी, देखिए m की जगह पर माइनस की आया, इसका मतलब ये लाइन कहां जाएगी, नीचे की ओर। यानी इसमें जो हम लाइन बनाएंगे वो कहां जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहां से, है कि नहीं। उसके बाद देखिए x की जगह पर कौन आया, t, यानी x अक्ष पर क्या है, आपका समय है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, समय ले लेंगे x अक्ष पर। ये x अक्ष पर क्या किया है, समय ले लिया, है कि नहीं। तो ये नीचे की ओर हो गया। उसके बाद देखिए c क्या होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। तो आप यहां पर इसको r0 लिख सकते हैं। ये यहां पर क्या हो जाएगा, r0 हो जाएगा। तो इस समीकरण से तुलना करके मैंने इस समीकरण के लिए, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका ग्राफ बना दिया। ये बनेगा इस प्रकार से, है ना। अब यहां पर देखिए इसकी ढाल, इस जो नीचे की ओर है इसको कहते हैं स्लोप, है ना। इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, हिंदी में कहते हैं प्रवणता या ढाल, इसको कहते हैं। समझ में आया होगा। y अक्ष पर कौन है, r है, तो मैंने यहाँ पर r लिख दिया। देखिए m की जगह पर कौन है, माइनस के, तो m की वैल्यू कभी भी अगर माइनस में होगी तो हमेशा ये वाली लाइन कहाँ होगी, नीचे की ओर जाएगी। देखिए मैंने बताया है m का मान अगर निगेटिव है तो ये हमेशा नीचे की ओर जाएगा, है ना। ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, c था, तो यहाँ पर c लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए x की जगह पर कौन आया, t, तो x अक्ष पर मैंने समय को लिख दिया, है ना। उसके बाद देखिए c की जगह पर कौन आया है, c की जगह पर r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता यानी ग्राफ चालू कहां से होगा, तो ये आपका r0 से होगा, प्रारंभिक सांद्रता से होगा, है ना। यानी ये c की जगह पर आया है, ये y की जगह पर आया है, और ये आपका x की जगह पर आया है, और ये जो लाइन आपकी आई है वो m की जगह पर आई है। तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, जो कि हमें इस समीकरण से देखने से
पता चल रहा है। तो इस प्रकार क्या है कि जो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ होता है, वो ऐसा ग्राफ आपको एनसीईआरटी किताब में भी देखने को आपको मिल जाएगा वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से आज मेरा जो टॉपिक था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, उसका डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया, उसका ग्राफ भी बता दिया, उसकी डेफिनेशन वगैरह भी आपसे डिस्कशन कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, देखिए हम लोग क्या है कि आपके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।